हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th यूके बोर्ड के कुछ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है चैप्टर 2 से। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सम ऑफ पी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6। हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना है कि सम ऑफ जीरोज इसको हम कैसे फाइंड करेंगे। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ पर जो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है ये है 1x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6। तो a कितना है 1, b कितना है माइनस 7 और c कितना है 6। तो सम कितना हो जाएगा इसका, b है माइनस 7 और a कितना है 1। तो सम कितना हो गया इसका 7, माइनस माइनस प्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1। इसमें हमें इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बताना है, जो क्या है पी एक्स इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1। तो किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो यहाँ पर जो हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ये a है, ये b है और ये क्या है c। तो a कितना है इसमें 5, b कितना है 4 और c कितना है माइनस 1। तो प्रोडक्ट कितना होगा यहाँ से माइनस 1 अपॉन 5, डेट इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड फिफ्थ टर्म ऑफ द एपी। एपी क्या है 3, 2, 1। इसका हमें फिफ्थ टर्म फाइंड करना है। तो 3 क्या है फर्स्ट टर्म a1 और 2 क्या है a2। तो यहाँ से हम सबसे पहले कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। कॉमन डिफरेंस क्या होता है a2 माइनस a1। a2 इज 3 एंड a2 इज 2 एंड a1 इज 3। a2 कितना है 2 है और a1 कितना है 3। तो यहाँ से जब हम 2 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा -1। तो d कितना हो गया -1 और फर्स्ट टर्म कितना हो गया इसका 3। हमें फाइंड करना है फिफ्थ टर्म। तो कैसे फाइंड करेंगे, an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये nth टर्म का फॉर्मूला है जिसमें हमें फिफ्थ टर्म फाइंड करना है। तो n की जगह हम लेंगे 5। तो a5 इज इक्वल टू a कितना है हमारा 3 प्लस n कितना है 5 माइनस 1 और d कितना है, d है हमारा -1। तो 5 माइनस 1 कितना होता है 4 माइनस 1। अब प्लस माइनस माइनस 4 बन जा 4, 3 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा -1। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ एपी √2, √8, √18। हमें नेक्स्ट टर्म फाइंड करना है, मतलब फोर्थ टर्म फाइंड करना है। तो a1 कितना है √2, a2 कितना है √8। अच्छा √8 को हम क्या लिखेंगे, 8 को हम लिखेंगे 4 2 जा 8 और 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का। तो इस 4 का क्या बन जाएगा 2√2। नेक्स्ट a3 कितना है 18 को क्या लिखेंगे हम 9 2 जा 18 और 9 किसका स्क्वायर होता है 9 होता है 3 का। तो ये क्या बन जाएगा 3√2। हमें फाइंड करना है नेक्स्ट टर्म। तो पहले हम d फाइंड करेंगे, d इज इक्वल टू a2 माइनस a1। a2 कितना है 2√2 और a1 कितना है √2। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 1√2। अब यहाँ से हम फोर्थ टर्म फाइंड करेंगे। तो फोर्थ टर्म क्या होगा a3 प्लस d। तो यहाँ पर a3 कितना है, a3 है यहाँ पर 3√2 और d कितना है √2। जब हम इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 3 + 1 4√2 और 4√2 को हम क्या लिखेंगे 4 का स्क्वायर 16, 16 2 जा 32। तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा इसका, नेक्स्ट टर्म इज √32। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ sin a इज इक्वल टू 1/2 फाइंड tan a। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम, देखो यहाँ पर sin a इज इक्वल टू 1/2 है। तो साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन में 1/2 वैल्यू होती है साइन 30 डिग्री की। तो यहाँ से a कितना हो गया 30 डिग्री। फाइंड क्या करना है हमें tan a। तो a की जगह हम क्या पुट करेंगे tan 30 डिग्री और tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या आती है 1/√3। डेट इज द आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ tan थीटा इज इक्वल टू cot थीटा फाइंड थीटा। अगर tan थीटा cot थीटा के बराबर होता है तो हमें यहाँ पर थीटा की वैल्यू बतानी है। तो ये क्वेश्चन 1 नंबर में आएगा, तो इसको हम कैसे करेंगे। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, और cot 45 की वैल्यू कितनी होती है, ये भी 1 होती है। तो यहाँ से जो थीटा आएगा वो कितना आ जाएगा 45 डिग्री। मतलब 45 डिग्री पर tan थीटा किसके बराबर होगा cot थीटा के। अगर sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा आता है तो इसमें भी थीटा कितना होगा 45 डिग्री। अच्छा, ये क्वेश्चन होता कैसे वो बता देता हूँ मैं एक बार। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है tan थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। हम cot थीटा को क्या लिख सकते हैं, हम cot थीटा को लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा। तो यहाँ से tan से tan हट जाएगा तो क्या होगा थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। माइनस थीटा को जब हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, 2 थीटा इज इक्वल टू 90, डेट इज थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। मतलब हम इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, अगर tan थीटा इज इक्वल टू cot थीटा होता है तो थीटा कितना होगा 45, अगर sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा होता है तो थीटा कितना होगा 45। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ 9 sec स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर। ये आपकी एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। इसमें हम एक आइडेंटिटी यूज करेंगे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू sec स्क्वायर ए। ये एक आइडेंटिटी है, 1 प्लस 10 स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर है। अगर हम 10 स्क्वायर ए को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा sec स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। मतलब sec स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 1। अब हम इस वैल्यू को उठाकर इस क्वेश्चन में पुट कर देंगे 9, और sec स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी 1, तो 9 1 जा 9, यही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चैप्टर 10 सर्कल से। यहाँ से क्वेश्चन पेपर में बहुत पूछा जाता है कि सर्कल पर किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट से कितनी टेंजेंट खींच सकते हैं। तो सर्कल पर किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट से हम 2 टेंजेंट खींच सकते हैं। एक्सटर्नल पॉइंट से वी कैन ड्रॉ ओनली 2 टेंजेंट्स। सर्कल पर किसी एक बाहर के बिंदु से सर्कल पर 2 टेंजेंट खींची जा सकती है, और जो ये टेंजेंट की लेंथ होगी ये आपस में क्या होगी इक्वल। अगर हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आता है कि ये 10 सेंटीमीटर है, ये वाला हमें फाइंड करना है, तो जैसे मैंने यहाँ पर a लिख दिया, यहाँ पर b लिख दिया। अगर AP 10 है और BP पूछता है तो BP भी कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इसमें अगर किसी सर्कल पर एक पॉइंट है तो हम उस पर एक टेंजेंट खींच सकते हैं। ये क्वेश्चन ही पूछा हुआ है कि सर्कल के एक पॉइंट से कितनी टेंजेंट खींची जा सकती हैं, तो कितनी ओनली 1 टेंजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सर्कल पर मैक्सिमम कितनी टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है। एक सर्कल पर मैक्सिमम कितनी टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है। तो एक सर्कल पर हम इनफाइनाइटली मैनी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, इनफाइनाइटली मैनी टेंजेंट्स खींच सकते हैं। तो एक सर्कल पर एक सर्कल की कितनी टेंजेंट होगी इनफाइनाइटली मैनी टेंजेंट्स। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एक सर्कल पर हम इनफाइनाइटली मैनी टेंजेंट खींच सकते हैं, और किसी सर्कल के एक पॉइंट पर हम ओनली 1 टेंजेंट खींच सकते हैं, और किसी सर्कल के बाहर के एक बिंदु से हम सर्कल पर 2 टेंजेंट खींच सकते हैं, और सर्कल के अंदर के किसी भी बिंदु से सर्कल पर कोई भी टेंजेंट नहीं खींची जा सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हमें इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर फाइंड करने के लिए, पता लगाने के लिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये a b c क्या है, a जो होता है वो x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, b जो होता है वो x का कोफिशिएंट होता है, c जो होता है वो कांस्टेंट टर्म होता है। तो यहाँ पर ऑन कंपेयरिंग द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू माइनस 4, c इज इक्वल टू 1। तो a की वैल्यू कितनी हो गई है 4, b की वैल्यू कितनी हो गई है -4, c की वैल्यू कितनी हो गई है 1।
तो यहाँ से हम इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, b की जगह -4 पुट करेंगे, -4 का स्क्वायर -4, a की जगह 4, c की जगह 1, -4 का स्क्वायर 16, 4 4 जा 16। जब हम 16 में 16 घटाएंगे तो कितना आएगा 0। यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट कितना आया है 0। जरा मैं थोड़ा सा डिस्कस इसके नेचर पे भी करता हूँ। नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ b स्क्वायर -4ac इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये हुआ कि अगर d की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो उसका नेचर कैसा होगा, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। इसका मतलब क्या हुआ, डिस्टिंक्ट का मतलब यहाँ पे डिफरेंट, डिफरेंट का मतलब अलग अलग। अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स आएंगे वो क्या आएंगे, अलग अलग आएंगे। नेक्स्ट है इसमें, ये मैंने बता दिया, अगर d इजिकल टू 0 होता है तो इसके क्या होंगे, 2 इक्वल रियल रूट्स। अच्छा, इस पर एक क्वेश्चन और बनता है कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर इक्वल रूट्स हैं, 2 इक्वल रूट्स हैं, तो उसमें k की वैल्यू फाइंड करनी है या किसी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट है, अगर d की वैल्यू 0 से छोटी आएगी, मतलब b स्क्वायर -4ac क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अगर ये नेगेटिव आता है तो इसका आंसर में आप क्या लिखोगे, नो रियल रूट्स। तो इस कंडीशन में क्या होगा, नो रियल रूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ मीन इज इक्वल टू 7, मॉड इज इक्वल टू 7, फाइंड मीडियन। यहाँ पर मैं मीन मॉड मीडियन में रिलेशन बता रहा हूँ। इसका फॉर्मूला है 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन प्लस मॉड। 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन प्लस मॉड। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, मीन कितना है 7, मॉड कितना है 7, 7 2 जा 14 प्लस 7 डेट इज 21। तो 3 मीडियन इज इक्वल टू 21, तो मीडियन कितना हो जाएगा यहाँ से 21 को हम 3 से जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 7 जा 21, तो 7 कितना आ जाएगा, मीडियन आ जाएगा। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन में ले रहा हूँ चैप्टर प्रोबेबिलिटी से, जिसमें अगर हमें ऐसा दिया है, इफ पी ई इज इक्वल टू 0.05 फाइंड द P नॉट E। P नॉट E, नॉट E फाइंड करना है। तो आपको मैं बताता हूँ, प्रोबेबिलिटी में इवेंट होना और प्रोबेबिलिटी में इवेंट ना होने का जो सम होता है वो क्या होता है, 1 होता है। मतलब प्रोबेबिलिटी होना प्लस प्रोबेबिलिटी ना होना, इसका सम क्या होता है 1। प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होती और प्रोबेबिलिटी कभी भी 0 से कम नहीं होती। तो यहाँ पर हम इसमें इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। हमें नॉट ई फाइंड करना है। नॉट ई को हम ई बार से डिनोट करते हैं, पी ई बार इज इक्वल टू 1 माइनस पी ई। तो पी ई कितना है 0.05। तो हम इसको कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1.00 लिख देंगे 1 को और इसको लिखेंगे हम 0.05। इधर से 1 कैरी इधर लेके जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा 100। 100 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा 95 और 2 डिजिट पहले हम पॉइंट लगा देंगे तो आंसर कितना जाएगा 0.95। तो ध्यान रखें, प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती। प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1 के बराबर और 0 के बराबर 0 से बड़ी। अच्छा, एक इसमें क्वेश्चन ये बन जाता है कि किसी भी श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी होना कितना होता है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द श्योर इवेंट, कितना होता है 1 और इम्पॉसिबल इवेंट की 0। आई होप आपके समझ में आया होगा। कभी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि 3/2 जो है ये प्रोबेबिलिटी का इवेंट हो सकता है या नहीं, तो ऐसी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। कभी भी 2 में से 3 मार्क्स नहीं आ सकते। मैंने आपको बताया था प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्किल। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल हुज रेडियस इज 14 सेंटीमीटर। रेडियस हमें 14 सेंटीमीटर दी है, क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल बोल रहा है। ये क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हम किसको बोलते हैं, सर्कल का चतुर्थांश। चतुर्थांश का मतलब 1/4 पार्ट ऑफ सर्कल
इज़ नोन एज अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। यहाँ पर मैंने सर्कल बनाया है, सर्कल के मैंने फोर्थ पार्ट कर दिए हैं, और ये कंप्लीट एंगल जो सेंटर बन रहा है ये 360 बन रहा है, और यहाँ पर 4 पार्ट हैं। अगर हम 360 को 4 से डिवाइड करते हैं तो क्वाड्रेंट का जो एंगल आता है वो 90 डिग्री आता है। तो यहाँ पर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल, क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल का मतलब हुआ कि जो सर्कल का एरिया है उसका 1/4, डेट इज 1/4 एरिया ऑफ सर्कल, मतलब पाई आर स्क्वायर। 1/4 पाई की जगह 22/7 आर 14 इंटू 14। तो यहाँ पर 7 2 जा 14, 2 से 4 2 टाइम जाएगा, 2 से 22 11 टाइम जाएगा। हम 11 की 14 से मल्टीप्लाई करेंगे। बहुत आसान है, एक बार 4 को यहाँ पर लिखेंगे, 4 + 1 5, फिर हम 1 को लिखेंगे तो 14 की 11 से मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल कितना आया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, जैसे ये सर्कल मैंने ड्रॉ किया है तो सर्कल की ये लेंथ जो है, ये जो लेंथ है यही क्या है सरकमफ्रेंस। और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है 2 पाई आर। और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल ये क्या है पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर है और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना है 2 पाई आर। एरिया ऑफ सर्कल का मतलब ये है कि इसके बीच का जो एरिया है वो क्या हो गया सर्कल का एरिया। एक क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक में है कि अगर सर्कल का एरिया और सर्कल की सरकमफ्रेंस आपस में इक्वल है तो फाइंड द रेडियस। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर सर्कल का एरिया जो है वो सरकमफ्रेंस के इक्वल होगा तो एरिया सर्कल का कितना होता है पाई आर स्क्वायर और सरकमफ्रेंस कितना होता है 2 पाई आर। अगर हम इसको यहाँ पर सोल्व करेंगे तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो आर कितना आ जाएगा 2 यूनिट। ये आपकी बुक का क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आई होप आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क। यहाँ पर हमें आर्क की लेंथ निकालनी है। इफ थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड आर इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। तो ये क्या है बताता हूँ मैं। सेक्टर है सर्कल का, एक सेक्टर है। यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है और इसकी रेडियस कितनी है 28। यहाँ पर उसने लेंथ ऑफ एन आर्क पूछी, ये है आर्क है, ये पूछा है उसने। तो लेंथ ऑफ एन आर्क, फॉर्मूला होगा लेंथ ऑफ एन आर्क का थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा 60 डिग्री है, अपॉन में 360 इंटू 2, पाई की जगह 22/7 और आर कितना है 28। अब हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करना बड़ा ही सिंपल है, 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 7 4 जा 28। अब हम यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 6 को कैंसिल कर देंगे 3 टाइम, तो ऊपर कितना बचा है 22 और 4। 22 की जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 22 4 जा 88 अपॉन में 3। ये क्या आ जाएगा लेंथ ऑफ एन आर्क। एक क्वेश्चन ये भी पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, सर्कल का ही है कि एक सर्कल है, सर्कल के बाहर एक पॉइंट है P जो सेंटर से डेट इज़ 24 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है और इस पॉइंट से सर्कल पर हमने एक टेंजेंट खींची और ये हो गई इसकी रेडियस। अब जैसे हमें यहाँ पर रेडियस गिवन है, रेडियस हमें सपोज डेट यहाँ पर 10 सेंटीमीटर दे रखी है, रेडियस हमें यहाँ पर 10 सेंटीमीटर दे रखी है। तो इस क्वेश्चन में पूछ सकता है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट बताओ। तो ये लेंथ ऑफ टेंजेंट है। मैं आपको बताता हूँ, जो लेंथ और ये टेंजेंट होती है ये रेडियस पे क्या होती है परपेंडिकुलर होती है, मतलब ये वाला एंगल क्या बनेगा 90 डिग्री बनेगा। और 90 डिग्री का अपोजिट क्या होता है हाइपोटेनियस होता है। ये हाइपोटेनियस है तो हम इसको बेस ले सकते हैं और इसको परपेंडिकुलर ले सकते हैं। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसमें हम क्या लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम
क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस यहाँ पर कितना है 24 का स्क्वायर, और बेस हमने कितना ले रखा है 10 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर हमें फाइंड करना है। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है, 24 की 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 576, और 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर हमें फाइंड करना है। तो 100 को जब हम दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो कितना आ जाएगा 576 माइनस 100 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। तो यहाँ से 576 में 100 घटाएंगे तो कितना आएगा 476 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 476। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 476। अब मैं आपको बताता हूँ कि 21 का स्क्वायर होता है 441, और 22 का स्क्वायर कितना होता है 484, और हमारा यहाँ पर क्या है 476। तो मतलब ये 476 जो है वो 484 के पास है, तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं 21.8 सेंटीमीटर अप्रॉक्स। आई होप आपके समझ में आया होगा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन में और समझाने की कोशिश करूँगा। एक सर्कल है, सर्कल के बाहर एक पॉइंट P है जो सेंटर से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है, और इस पॉइंट से जो सर्कल पर हम टेंजेंट खींचेंगे वो कितनी है 4 सेंटीमीटर है। तो फाइंड द रेडियस, मतलब हमें R फाइंड करना है। मैंने आपको बताया था कि टेंजेंट जो होती है, टेंजेंट विल बी परपेंडिकुलर टू द रेडियस, मतलब एंगल A कितना होगा 90 डिग्री होगा। तो OAP इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसमें भी हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम आप जानते हो, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितना है 5 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है 4 का स्क्वायर, और बेस हमें फाइंड करना है, डेट इज रेडियस फाइंड करनी है। तो बेस कितना है R स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 4 4 से 16 होता है एज यू नो डेट। तो R स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 माइनस 16, डेट इज R स्क्वायर इज इक्वल टू 9। R कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा इसका 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सर्कल है, सर्कल के बाहर किसी एक पॉइंट से सर्कल पर जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो इस टेंजेंट के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 70 डिग्री बन रहा है। तो सर्कल के सेंटर से हम इस टेंजेंट पे जो ये रेडियस खींच रहे हैं, तो इन रेडियस के बीच में कितना एंगल होगा। कई बार ये पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। इस पॉइंट को हम P मान लेते हैं, ये O है, ये A है, ये B है। फाइंड AOB। तो ध्यान रखें टेंजेंट जो होती है वो रेडियस से परपेंडिकुलर होती है, तो ये 90 हो गया, और इधर ये भी 90 हो गया। तो 90 प्लस 90 180 हो गया, और ये क्वाड्रेटर बन रहा है। क्वाड्रेटर बोले तो जिसकी ऐसा फिगर इसकी 4 साइड हो। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे क्वाड्रेटर बन रहा है। क्वाड्रेटर के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 360 होता है। तो 90 ये है, 90 ये है, तो 90 प्लस 90 कितना हो गया 180। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये तो परपेंडिकुलर है, इन दोनों का सम कितना होगा 180। ये क्वेश्चन आपका 1 नंबर में पूछा जाता है कि AOB फाइंड करें। तो हम वहाँ पर लिख सकते हैं कि AOB प्लस APB इज इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा, ये आया कैसे, क्वाड्रेटर के चारों एंगल का सम 360 हो गया। तो वहाँ से हम जब इसको सोल्व करेंगे तो इन दोनों का सम 180 आएगा। तो ये 70 है, अगर हम 180 में 70 घटाएंगे तो ये आंसर हमारा 110 आ जाएगा। आप ऑप्शन पे टिक कर सकते हो डायरेक्ट भी, चूज द करेक्ट ऑप्शन में। बट यहाँ पर AOB हमें फाइंड करना है। APB कितना है, APB है 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 70 डिग्री को हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा ये 180 माइनस 70, डेट इज 110। तो ये इसका आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन चैप्टर 9 से बता रहा हूँ मैं, 1 नंबर का। ये एक ट्राइंगल है, ये थीटा है, ABC एक ट्राइंगल हो गया, और ये परपेंडिकुलर जो है 1 यूनिट दे रखा है, और बेस जो है √3 यूनिट दे रखा है। तो थीटा फाइंड करना है। तो इन ट्राइंगल ABC में एंगल के सामने क्या होता है परपेंडिकुलर, और ये क्या है बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है tan थीटा। तो परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर यहाँ पर 1 है, बेस कितना है √3 इज इक्वल टू tan थीटा।
तो टेन थीटा में 1/√3 किसकी वैल्यू होती है 30 डिग्री। तो थीटा कितना हो गया 30 डिग्री। तो ये थीटा जो है ये क्या है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं उन्नयन कोण, जिसको हम ग्राउंड के किसी एक पॉइंट से बनाते हैं। मतलब इसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, जैसे किसी बिल्डिंग पर, टावर पर, किसी टावर के टॉप पर जब हम देखते हैं तो ऐसे हम एंगल को क्या बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। आई होप आपकी ये क्लास समझ में आई होगी। अगर ये आपको क्वेश्चन अच्छे लगे तो आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।